नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज संडे स्पेशल में हमारे साथ हैं राजू पारुलेकर साहब। राजू पारुलेकर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अक्सर हमारे चैनल पर आते हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है वो बेहद मजेदार है। जितनी सारी बातें अडानी जी को लेके की जाती थी, महाराष्ट्र में बिल्कुल खुल के सामने आ गई। पहले अजित पवार साहब ने कहा कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें शरद पवार भी थे, अमित शाह भी थे और अडानी जी भी थे। फिर शरद पवार ने बताया कि मीटिंग तो अडानी जी के घर हुई थी, जिसमें ये सारे लोग शामिल हुए थे। और लगातार खबरें आ रही हैं पिछले 6 महीने साल भर, जब से शिंदे जी की सरकार बनी, दरअसल उसके बाद से ही, कि आधा से ज्यादा मुंबई सीधे सीधे अदानी जी को गिफ्ट कर दिया गया है। चाहे वो आरे के जंगल हो, चाहे धारावी हो, चाहे बाकी सारा कुछ हो, सारा कुछ लगभग गिफ्ट कर दिया गया है। और बाकी यहां से उठा उठा के प्रोजेक्ट गुजरात भेज दिए गए हैं। इसके साथ एक दूसरी खबर है, उस पर भी आगे हम बात करेंगे। वो ये कि जहां सारे देश में कटेंगे तो बटेंगे वगैरह चल रहा है, वहीं महाराष्ट्र के अंदर पहले अजित पवार ने और उसके बाद पंकजा मुंडे ने कहा कि हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। इसके क्या मानी है वो भी समझेंगे। कितनी सीट किसको मिलेगी ये हमको पता नहीं होता है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या माहौल है वहां चुनाव का, क्या हो सकता है, इन सारी चीजों का क्या असर पड़ेगा, ये सब राजू भाई से समझने की कोशिश करेंगे। राजू भाई, बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद है अब स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होगा। जी जी। और बस सीधे ओवर टू यू। पहले से सर मैं अडानी जी के बारे में बता ही रहा था। और बहुत हम्म। शुरू से जब कोई कह नहीं रहा था तब मैंने कहा था कि पवार साहब भी उनके साथ हैं, और इसीलिए मुश्किलें बढ़ रही है राहुल गांधी की, क्योंकि कांग्रेस का एक खेमा और विपक्ष का एक खेमा और पवार साहब उनके साथ खड़े हैं। और ये नहीं है कि महाविकास आघाड़ी आ जाए। हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था कि महायुति बिल्कुल, कई जाकर बार किया। महाविकास आघाड़ी आ जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि मुंबई और महाराष्ट्र अडानी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि पवार उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं और वो सारी चीजों में लिप्त हैं जहां जिन चीजों का हम जिक्र करते हैं। आज तो ये भी हुआ है कि सर मुंद्रा पोर्ट पे फिर से ड्रग आ गया है, तो आर्ममेड जबरदस्त। है। मतलब गुजरात में इतना बड़ा ड्रग जो पकड़ा गया है, वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। हाँ, ड्रग और आर्ममेंट सर। आर्ममेंट यानी इजराइल से जो हथियार आते हैं वो हिंदुस्तानी नाम देके अडानी ही को ही बेचने का ठेका मिल चुका है। तो आर्ममेंट में इसीलिए तो हम पहले से हम ये कह रहे हैं कि जो पवार साहब के शाम थे वो अब पाब्लो बन चुके हैं। उसके बावजूद पवार साहब उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे उनको तय करना है। तो बात यह है सर कि अब राजनीति की जो दिशा है और सारा जो माहौल है महाराष्ट्र में, जो भी लोग वोट देते हैं, जो भी कर रहे हैं, वो अडानी तय करेगा कि किसमें क्या किसके हाथ में किस क्या जाएगा। क्योंकि देखिए ये बात तो मैंने पहले भी कही थी कि शिंदे पूरे फैसिलिटेटर है अडानी के। शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत अच्छे लगने लगे केंद्रीय नेतृत्व को, बीजेपी के। और उनका आसन और शासन दोनों स्थिर हो गए। उसकी वजह यही है कि जो कागज चाहिए, वो कहते थे ना, दिन में मैं 10,000 कागज साइन करता हूँ, फाइलें। तो बिना पढ़े साइन करने के लिए तो 10,000 क्या 20,000 भी की जा सकती हैं। तो जो अडानी की फाइलें हैं वो सारी साइन हो गई। तो स्वाभाविक रूप से उनका शासन स्थिर हो गया। यानी ये महाराष्ट्र में ये है कि अब सब अडानिस्तान होने जा रहा है। और महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान। हसदेव का जंगल लीजिए, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल था वो अब वेस्ट इंडिया कंपनी ले रही है और वो उनके मालिक है अडानी। तो अब मोदी जी के देखिए कल क्या हुआ कि उनकी रैली हुई परसों, तो वहां पर कुर्सियां खाली थी पूरी शिवाजी पार्क में। शिवाजी पार्क का महत्व वो है मुंबई में जो गांधी मैदान का बिहार में है, पटना में है। तो वहां पर अगर कुर्सियां खाली है तो आप समझिए कि राजनीतिक ये है कि माहौल ऐसा है कि इनके खिलाफ है। लेकिन मोदी सिर्फ पोस्टर बॉय भी अब नहीं रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में भी लोकसभा के मोदी जितने बार आए यहाँ पर, वहां पर सीटें हम बीजेपी ने गंवा दी। अब दूसरा पोस्टर बॉय नहीं है बीजेपी के पास, इसलिए उनको लाया जा रहा है। बाकी कुछ उनका अहमियत नहीं। अब पूरा शासन और तंत्र जो है वो अडानी और शाह दोनों मिलकर चला रहे हैं, ये तो स्पष्ट है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है, वो जो मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसको पूरी तरह से अडानी ने घेर रखा है। और पूरा आधा से ज्यादा, यानी एयरपोर्ट लीजिए, पोर्ट लीजिए, यहाँ के जमीन लीजिए, यहाँ के जंगल लीजिए,
यहाँ का जल लीजिए, हर चीज पर अडानी पूरा हावी हो चुका है। और हम जो 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 दे रहे हैं, बिल्स दे रहे हैं, आप देखिए मैं ये बिजली का बिल देता हूँ या कोई भी बिल देता हूँ तो सीधा अडानी को ही जाता है वो। यानी करीब आप इतना, मुझे आश्चर्य होता है कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी जब बचपन में पढ़ी थी, यानी इतिहास में पढ़ी थी, तो हमें लगा भी नहीं था कि ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह हिंदुस्तानी एक वेस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी। और अडानी को हिंदुस्तानी मानने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके भाई विदेश का पासपोर्ट लेके सारा यहाँ से मनी है, जो पैसा है वो जो शाइफन हो रहा है, जिसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए या जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, वो माधवी बुच जो है सेबी की चीफ, वो करती नहीं है। तो उसके ऊपर मुझसे बेहतर वो आप देखेंगे कि पवन खेरा और राहुल गांधी ने इसके ऊपर प्रोग्राम किए हुए हैं, जी, जो हालांकि लगातार वीडियोस बना रहे हैं। पहले वे हाँ, पहले इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से टेलीविजन चैनल करते थे ये सारी चीजें। आजकल राजनीतिक पार्टियां करती है और यूट्यूब पे हम और आप करते हैं। तो ये वक्त आ गया। और आप देखिए, एक बात मैं आपको एक पहलू पे आता हूँ, क्योंकि बेकारी बहुत बढ़ गई है। और जैसे ही ट्रम्प चुन के आए वहां पर यूएस में, तो खुशी का अडानी के कुछ ठिकाना नहीं रहा। उनको लगा कि अब उनके लिए एक ही समस्या थी, वो अब सुलझ गई है, क्योंकि तुलसी गाबार्ड आ गई है वगैरह। तो उन्होंने जो ट्वीट डाला है वो बड़ा फनी है। उसमें डाला है कि मैं अब इतना बिलियन डॉलर उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अमेरिका में 15,000 नौकरियां क्रिएट कर रहा हूँ। सर, पूरे हिंदुस्तान में इतना सारा पीएसयू खा जाने के बाद अडानी ने सिर्फ 36,000 नौकरियां क्रिएट की है। तो वहां पर 15,000 करने चले हैं। और वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो उनको स्विस में पैसा बंद कर दिया है बैंक ने, स्विस बैंक में। वहां केनियन कोर्ट ने इनको ठुकरा दिया है। वहां बांग्लादेश की भारत से दुश्मनी यहाँ तक हो गई है। वहां श्रीलंका से निकाला गया है। तो ये पैसा, ये सारी बातें जो कर रहे हैं, और ऐसी वो चित्र है वो सिंगापुर का लगाया है उन्होंने ट्विटर में। उसमें भी कल्पना ओरिजिनल नहीं है, वो गुजराती पैटर्न ही है उसमें भी। तो वो जो सारी चीजें हैं वो देखने के बाद, वो उसके ऊपर मैंने ट्वीट भी लिखा है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको समझ, और हिंडनबर्ग को केस करने वाले थे, वो केस तो उन्होंने की नहीं। अब उनको लगता होगा कि केस पटेल हैं, अब सीआईए के चीफ होने जा रहे हैं, तो वो आपड़ो आदमी छे। तो वो वाली पार्थ बात पार्थ उनके। पटेल। हाँ हाँ पार्थ पटेल शायद नाम है। हाँ 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 हाँ। लेकिन उनको केस कहते हैं, यानी शायद तो उनका अच्छा, तो पेन नेम है, लेकिन वो अच्छा, खैर अच्छा, अच्छा। वो तो ऐसा उनको लगा होगा। ऐसा है या नहीं है वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अब इनको सब लग रहा है कि अब सब दुनिया मेरे लिए है और मैं अब बस मुट्ठी में। मुट्ठी में है। तो ये बात है। तो मोदी जी की कोई अहमियत नहीं अभी। आरएसएस वारएसएस सब, अदानी और अदानी की कंपनी, यानी जो वेस्ट इंडिया कंपनी हम कह सकते हैं, वो अब पूरा रूल करेगी। महाराष्ट्र के चुनाव की जहां तक आप बात करो, लोगों के वोट जाएंगे, लोगों को वोट गिने जाएंगे। आपको तो मालूम है इलेक्शन कमीशन किस तरह से, जहां माधवी बुच सुनाई नहीं, नहीं मैं सुन। अभी वहां वहां पहुंचूंगा। चुनाव पे हम लोग चलेंगे। चुनाव से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो बयान मैंने जिक्र किया था, अजित पवार ने कहा कि योगी का यहाँ पर स्वागत नहीं है, नरेंद्र मोदी को मेरे यहाँ, मैं तो छोटा आदमी हूं, मेरे यहाँ वो सभा नहीं करेंगे। मुंबई में कल जब सभा हुई मोदी जी की, तो वहां पर अजित पवार नहीं पहुंचे थे, नवाब मलिक नहीं पहुंचे थे, और बाकी जो उनकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग नहीं पहुंचे थे। पंकजा मुंडे ने सीधे योगी के लिए कहा कि ये सारी जो बातें करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, वो यहाँ नहीं चलती हैं। ये इन सब चीजों का मतलब क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। जानबूझकर अजित पवार ये कर रहे हैं ताकि जो मुस्लिम वोट बैंक है उनका बना रहे, या वाकई उसके पीछे कुछ है? क्योंकि जिस इंटरव्यू की बात चल रही है राजू भाई, न्यूज लॉन्ड्री वाली, उसमें जिस पर किसी ने नहीं ध्यान दिया, अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में किसी भी तरह की विचारधारा की, आइडियोलॉजी की बात मत कीजिए, केवल पावर के पीछे सब है, आइडियोलॉजी कुछ नहीं है। तो ये जो अचानक से थोड़ा सा सेकुलर दिखने का मामला है, ये क्या है? देखिए, उन्होंने झूठ कुछ नहीं कहा, ये लाइन झूठ नहीं है। आइडियोलॉजी वगैरह कुछ नहीं है, बस पावर के पीछे सब है, ये इसमें नहीं, कोई झूठ नहीं। ये तो बिल्कुल सच है, ये तो 100% सच है। हाँ। दूसरी बात रही सर, कुछ लोग कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं ये सब महाराष्ट्र में चलता नहीं। तो महाराष्ट्र में वाकई बहुत ज्यादा बड़ा एरिया, क्योंकि महाराष्ट्र आखिर साउथ में आता है, दक्कन में आता है। महाराष्ट्र को हम दक्कन कहते हैं, विंध्य पर्वत के इस तरफ आता है।
तो यहाँ पर सर हिंदू मुस्लिम वाला जो इशू है वो बहुत जबरदस्ती की थोपने की कोशिश फडणवीस और उनके साथी कर रहे हैं, आरएसएस और शाह और योगी आकर। लेकिन यहाँ उतना वो चलता नहीं है सर, क्योंकि देखिए हिंदू और मुसलमानों की भारत महाराष्ट्र की एक परंपरा है, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर शाहू महाराज, फिर ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। तो यहाँ पर ऐसी अगर बात कोई करता है तो उसको एक लिमिट के आगे ज्यादा सक्सेस नहीं मिल सकता। लेकिन आप समझिए कि अजित पवार कुछ कहता है, पंकजा मुंडे कुछ कहती है, तो ये महायुति के खेमे के लोग कहते हैं ना, तो आप समझिए स्ट्रेटेजी है। ये कोई इनका बोध नहीं है, इनका विवेक जागृति नहीं है। आप समझ लीजिए स्ट्रेटेजी ये है कि अगर वो जो नॉर्थ वाली बात है कि बटेंगे तो कटेंगे वाली, या एक है तो सेफ है वगैरह, वो सारी बात यहाँ पर हो जाएगी, तो वही वोट जो है वो जो बीजेपी को सालों सालों से मिल रहे थे, वो उतने ही मिलकर बीजेपी सिमट जाएगी और पूरा महायुति का खेल खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने अब क्या किया है कि फैला दिया है, काम दिया है एक एक को। जैसे कि अजीत दादा को ये काम दिया है कि आप सेक्युलरिज्म की बात करिए, और एकनाथ शिंदे जी को काम दिया है आप ना सेक्युलरिज्म की बात करिए, ना बटेंगे वटेंगे की, आप सिर्फ पैसे वैसे, लाडली बहना, ये वो सब जो है पैसे का मामला मेन जो है, और पावर का वो आप संभालिए, आप कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो इलेक्शन के टाइम आरओ ये संभालिए, और जितने जो पुअर वोटर है उसको इकट्ठा रखने के लिए देवेंद्र और बाकी लोग जो यही बात करेंगे, कटेंगे वटेंगे। तो ये सारा मामला इन्होंने स्ट्रेटेजाइज कर दिया है ताकि कहीं से भी वोट लीक ना हो जाए। और महाविकास आघाड़ी के लिए कोई वो नहीं, महाविकास आघाड़ी में दिक्कत ये है कि वहां पर ये नहीं कह सकते कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, ये सब नहीं कह सकते ना, तो वो वोट तो इनके पक्के है बीजेपी के। लेकिन बाकी वोट जो हैं वो पाने के लिए इनको ये सारा खेल खेल रहे हैं। दूसरी तरफ राज ठाकरे लगे हुए हैं, और शिंदे और राज ठाकरे दोनों को ये काम दिया गया है कि शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे के वोट जो हैं, कोर वोटर जो है, उनको एक तरफ शिंदे और दूसरी तरफ राज ठाकरे दोनों काटे, यानी इसकी वजह से उनके वोट मार्जिन पतला होते जाए। बाकी अगर कुछ कसर रह गई तो प्रशासन और आरओ वगैरह है उनको इस्तेमाल करके अचानक लाइट भी जा सकते हैं, 42 वोटों से जो यहाँ वहां हो सकता है, 1510 ऐसा कुछ हो सकता है। ये सब खेल करने का इनका प्रयास है, यानी और इसमें कोई उन्होंने छुपा छुपी नहीं की है, क्योंकि खुद शाह साहब ने बोला है कि साम, दाम, दंड और भेद किसी का भी इस्तेमाल करो लेकिन सत्ता पाओ। क्योंकि उनको क्यों चाहिए कि सर अगर महाराष्ट्र हाथ से निकल जाता है तो अडानी की पावर जो है, ताकत जो है, वो आधे से कम हो जाती है। अगर सरकार ही गिराई गई, इसीलिए महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, उसके बाद उसमें पवार थे, उसके बावजूद कुछ चल नहीं रहा था क्योंकि कांग्रेस भी थी और उद्धव ठाकरे भी थे, और कुछ एक कानून से सरकार चल रही थी, और मेनली उद्धव ठाकरे एनवायरमेंट की बात कर रहे थे और आरे को कटने नहीं दे रहे थे। वही सॉल्ट पैन जो है अभी अडानी को दे दिए इन्होंने, और वो भी टेंडर में नहीं है, वो दे दिए। सर इतना गैरकानूनी, और मिनट्स ऑफ द मीटिंग गायब है। सर अगर इस गैरकानूनी कामों की जांच की जाए ना, तो मैं आपको बोलता हूं कि कम से कम कुछ लाख भाजपा के और भाजपा के साथ रहने वाले ब्यूरोक्रेट्स और उनके साथी पक्ष कार्यकर्ता जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेंगे। तो ये लेवल की इन्होंने काम किए हैं, और लोगों के साथ, यानी ये देशद्रोह है सर, ट्रेजन है। क्योंकि जो आजादी हमारे पूर्वजों ने पाई है वो आजादी इन्होंने बेची है, तो इसका कोई दंड कम नहीं होता ना। इसका या तो दो ही दंड है, एग्जीक्यूशन यानी मौत की सजाए मौत, या उम्र कैद, दो ही इनको सजा हो सकती है। तो ये लेवल पे बात हुई है, तो सरकार गिराया गया तो इसीलिए गिराया गया, और अब सामदाम दंड भेद करके शाह लाना चाहते हैं। अब देखिए शाह, जो अमित शाह जी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनके पूरा पूर्व चरित्र भी है,
और अब विदेशों में भी उनका नाम है कि उनका जो चरित्र है जिस हिसाब से नाम है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके उनके क्या समुद्र में एक गिलास पानी और बदनामी का गिरे तो उसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बाकी लोगों को तो पढ़ना चाहिए, लेकिन वो भी पढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और ब्यूरोक्रेट अच्छे आईएएस ऑफिसर वगैरह उसमें शामिल हो रहे हैं और उनको लगता है ये कभी जैसे कि अंग्रेजों का शासन कभी अस्त नहीं होगा, वैसे अडानी का शासन कभी अस्त नहीं होगा, ऐसा उनका भ्रम है। तो ये सारे बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड पे ये महाराष्ट्र का इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जैसे पिछले हफ्ते जब मैंने बात की थी, अशोक जी थे और भी महाराष्ट्र के कुछ एक्सपर्ट्स थे, तो उन लोगों का कहना था कि महाविकास अघाड़ी अभी एज पर है, अभी आगे है। पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एज है उनको। आपको क्या लग रहा है बंबई में से, जहां से आप देख पा रहे हैं? सर, गांव में और बंबई में भी महाविकास आघाड़ी एज पर है, यानी थोड़ी आगे है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है, लोगों को ये सारी चीजें जो मैंने बोली अभी, वो क्या आपको क्या लगता है लोगों लोक को? नीति वालों का सर्वे भी आया था अभी। हाँ, नहीं, और ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो लोगों को मालूम है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के लोग मूर्ख है और ये लोग ऐसे ही अडानी को बेच रहे हैं देश और पूरा महाराष्ट्र ये मालूम नहीं है। और ये सारी चीजें मालूम है, अमित शाह क्या चीज है ये भी महाराष्ट्र के लोगों को मालूम है, सारी चीजें मालूम है। लेकिन समस्या ये है सर, इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड पे नहीं है, खेलने नहीं देगा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन पूरा साथ भी नहीं है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के। फिर यहाँ का प्रशासन है एकनाथ शिंदे के अंडर आ रहा है और यहाँ कई अंदर यानी पूरे प्रशासन में कई लोग हैं जो आरएसएस के लोग ही हैं, तो वो भी इनको मदद करेंगे। तो ये सारी चुनौतियां जो है उसको सामना करने में महाविकास आघाड़ी कितनी सक्षम है, उसके ऊपर निर्भर है कि महाविकास आघाड़ी जीत पाती है या नहीं पाती है। लोगों के वोट से सिर्फ जीतने का समय 2014 के बाद गुजर गया और जो गुजर गया उसे बीत जाने दो, अब नया देखो। वैसे एक सवाल जानबूझकर मैंने नहीं पूछा था, मैं आखिरी में पूछना चाह रहा था। आखिरी क्या, आखिरी तो अभी और बात हम लोग करेंगे। आप लोग हमेशा जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, फिर संभाजी की बात करते हैं, फिर आते हैं आप लोग फुले पे, ज्योतिबा फुले पे, फिर डॉक्टर अंबेडकर पे। आप लोग केशवराम बलिराम राव हेडगेवार को छोड़ देते हैं, नागपुर को छोड़ देते हैं, पुणे में आरएसएस का जैसे सारा कुछ बना था उसको छोड़ देते हैं। वो भी तो परंपरा महाराष्ट्र की ही है, तो फिर कैसे मान ले वहां कटेंगे तो बटेंगे नहीं चलेगा? सर, मैंने बोला ना, उनका कोर वोटर है वहां पर, वो चलता ही है। और यहाँ पर ही क्या, महाराष्ट्र क्या, आप यूएस में भी चलेगा। यहाँ से आरएसएस के कितने सारे लोग वहां पर गए हैं सर, नेहरू फेलोशिप लेकर गए हैं, वो केशव बलराम हेडगेवार के लोग ही गए हैं, चुप चुप के गोलवलकर के ही लोग गए हैं। सर, ये लोगों ने हमेशा क्या किया है, देश के साथ द्रोह किया है और अपनी एक गुट बनाया, अपना एक गुट बनाया। अब एचएसएस क्या है, विदेश में जो एचएसएस, देखिए मैं एक बात मानता हूं कि आरएसएस, एचएसएस और उससे जुड़े हुए या दूर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए सारे संगठन पूरे विश्व में जब तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं घोषित होते, तब तक इस देश को, एशिया को और दुनिया को इनसे बहुत बड़ा खतरा है, मानवता को। और आप विश्वास रखिए, ये बात मैं आज बोल रहा हूं वो सारी दुनिया मान जाएगी। क्योंकि जो महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी इतिहास के, उनको गोली से मार सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बात ये समझ लीजिए कि हम लोग महाराष्ट्र में जब बोलते हैं तो केशव बलिराम हेडगेवार ने किया तो कुछ भी नहीं है सर। यही लोग हैं जो अभी जो आप 2014 से देख रहे हैं तो वो कर रहे हैं, उसके पहले उसके हमको मालूम ही नहीं उन्होंने क्या। वो ग्राउंड पे जाते थे और उनके उनके लोग कुछ जो करते थे वो करते थे। और गोलवलकर गुरुजी ने तो वो कहा था कि मैं ब्रिटिशों को सपोर्ट करता हूं और ब्रिटिशों का मैं वो करता हूं, सावरकर ने ये लिख के दिया था। तो इनके बारे में सम्मानजनक कुछ है नहीं। और फिर गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी, उसके बाद तो बिल्कुल सम्मानजनक कुछ रहा नहीं। फिर अगर आज का इतिहास पकड़े तो वो कुरुलकर जो है, उन्होंने पाकिस्तान को हमारे जो बेचे, वो 3 पीढ़ियों तक ट्रम्पेट बजा रहा था आरएसएस में।
तो इनके बारे में हम अगर सम्मान के साथ या फिर अभिमान के साथ कुछ बताने जाएं तो आप तो हमारी धज्जियां उड़ाएंगे वहीं के वहीं। तो हम क्या बताएं सर, बताएं तो क्या बताएं। और आप हमें बोल रहे हैं, आप मोदी जी को बोलिए कि विदेश जाकर हेडगेवार और गोलवलकर का नाम ले लें इज्जत के साथ। आप इतने बड़े बड़े अधिक यानी अपने पीयूष गोयल साहब है, फिर राजनाथ सिंह साहब है, गडकरी है, देवेंद्र फडणवीस है, कटेंगे बटेंगे वाले सब लोग जो हैं, या फिर प्रशासन में है या एचएसएस में है, वो कहें कि गांधी से गोलवलकर और हेडगेवार को मैं मानता हूं और गोडसे को मानता हूं, ये कहें दुनिया के किसी भी व्यासपीठ पर, तो मैं मानूं। अगर वो नहीं कह पा रहे सर, तो हम तो पहले से इनके विरोध ही कर रहे हैं, तो क्यों मानेंगे सर। ये एक लांछन है आरएसएस भारत के लिए। और ये सरदार पटेल ने कहा है कि इनके लिए इनका होना और इनकी हिंदू राष्ट्र की काल्पनिक जो संकल्पना है वो इस देश में पागलपन है। नफरत और भयानकता फैलाने के सिवाय कुछ नहीं करेगी, ये पटेल साहब ने कहा। और आपको एक बात बताऊं, इसके लिए भी नेहरू ही जिम्मेदार है। मैं आपको बताता हूँ, पटेल साहब हमेशा मानते थे, खत है, पटेल साहब हमेशा मानते थे कि आरएसएस को बैन किया है वो कभी ना उठाया जाए। लेकिन नेहरू ने उनको खत लिखा कि हम एक आजाद हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं और लोकतांत्रिक हिंदुस्तान, उसमें हमें अगर विश्वास नहीं है या हमसे अलग भिन्न ओपिनियन रखते हैं, ऐसे संगठनों को हम बैन करते गए तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए आरएसएस का बैन उठाना भी जरूरी है। तो इसके लिए भी नेहरू ही जिम्मेदार है सर, ये इनका गलत नहीं है सर। नेहरू जिम्मेदार है हर चीज के लिए। प्रधानमंत्री अगर मोदी बने तो नेहरू जिम्मेदार है सर, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र आया। अगर नेहरू चाहते तो रॉबर्ट मुगाबे जैसे अगर तानाशाह बनते तो मोदी अभी भी चाय बेचते नहीं थे, जो भी करते थे वो करते थे। और शाह भी वहीं पे कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं गुजरात में। लेकिन वो तो नेहरू की वो है, नेहरू ने किया गलत सब। लोकतंत्र लाया, फिर इनको चुनाव का अधिकार दिया, फिर इनको चुनने का वो दिया, ये सब नहीं किया उन्होंने। अफ्रीकन कंट्रीज में नए नए जो आजाद हुए थे वो रॉबर्ट मुगाबे वगैरह जैसा करते तो इनको फिर बात करने का मौका भी नहीं मिलता। और पटेल जी चाह रहे थे कि इनकी बैन हटे ही नहीं, तो बैन हटता नहीं तो ये कैसा कट्टे भी नहीं और बट्टे भी नहीं सर। अच्छा, चुनाव की तरफ थोड़ा लौटते हैं। मराठा वोट्स का मामला है, जरांगे इस समय क्या क्या स्टैंड है उनका, कुछ खुल के आया है? सर जरांगे का कोई स्टैंड नहीं है। जरांगे का हिज मास्टर्स वॉइस जो है वो अलग अलग है, और उस हिसाब से वो हर चुनाव क्षेत्र में अलग स्टैंड ले रहे हैं। अच्छा। मैंने पिछले एक इंटरव्यू में आपको कहा था और उन्होंने शायद सुना, मैंने सुना कि वो जिस दिन डिक्लेयर करेंगे अपने उम्मीदवार उस दिन मुझे सारे पत्ते मिल जाएंगे, पता चल जाएगा कि वो किसके साथ है और किसके कहने पे कर रहे हैं। तो उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किए। तो अब वो अंदर से सूचनाएं जा रही है, यहाँ पर इसको सपोर्ट करो, वहां पर उसको सपोर्ट करो। तो उनका वो स्टैंड है, वो दिखाने के लिए पूरा तो महायुति के खिलाफ दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, महायुति में जो शिंदे फैक्टर है उसको जरांगे पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। मेरा ये अपना सोर्स ये कहता है। अब ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं मैं कुछ कहना नहीं चाहता सर। इसमें सही गलत क्या होता है, राजनीति में कुछ सही उनका गलत नहीं। उनका उनका अपना एक उद्देश्य है, उसमें जो फायदा पहुंचाएगा मेरे ख्याल से उसको सपोर्ट कर रहा है वो। हाँ, उनका क्या फायदा पहुंचाएगा वो मुझे नहीं मालूम, यानी उनके उद्देश्य को फायदा पहुंचाएगा या उनको, वो नहीं मालूम। लेकिन उनका तो मुझे ऐसा लगता है कि शिंदे गुट को सॉफ्ट कॉर्नर है, वो फडणवीस गुट यानी बीजेपी का जो गुट है उसके खिलाफ है और वो कंटिन्यूअसली अगेंस्ट देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि चीफ मिनिस्टर को लेके अभी 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 मेरे ख्याल से कल या परसों सामना ने उद्धव ठाकरे का नाम लिया है और वो सामने आया है पहली बार। उधर जो है अमित शाह जी कह रहे हैं कि अभी तक तो हमारे चीफ मिनिस्टर शिंदे हैं, चुनाव के बाद हम लोग मिलजुल के तय करेंगे। ये चीफ मिनिस्टर वाला मसला वहां पे कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रोल प्ले करेगा? चीफ मिनिस्टर वाला मसला महाविकास आघाड़ी के लिए इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, और वो उद्धव ठाकरे होने चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर वोटिंग ले लीजिए या सर्वे कर लीजिए तो उद्धव ठाकरे बाकी सारे प्रत्याशियों से बहुत ज्यादा आगे है, जबकि वो मुख्यमंत्री भी नहीं है, किसी भी पद पे नहीं, और उनकी पॉपुलैरिटी है भी इस तरह की।
महायुति के लिए देखिए, अन्याय हुआ है देवेंद्र फडणवीस के साथ। उनको उप मुख्यमंत्री बनता, उनका हक बनता है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन जरूरी नहीं वो बने, क्योंकि और भी प्रत्याशी है जिनको बना सकते हैं। और ऐसा तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में कई जगह हुआ है, इन्होंने अचानक कहीं किसी भी नए पर्ची आ सकती कैंडिडेट है। को हाँ। मुख्यमंत्री बनाया। तो मुख्यमंत्री महायुति का कोई भी हो सर, अडानी ही मुख्यमंत्री है समझ लीजिए आप। लेकिन महाविकास आघाड़ी के लिए चेहरा तो अभी तक ठाकरे का, यानी उद्धव ठाकरे जी का लगता है। लेकिन हो सकता है सर कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीट मिले, ज्यादा विदर्भ में मिलने की संभावना है। तो कांग्रेस की तरफ से भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि विजय वडेट्टीवार साहब हैं, नाना पटोले साहब हैं, सुनील केदार साहब हैं, यशोमती ठाकुर जी हैं, बहुत लोग हैं जो जो और सक्षम है, वो बन सकते हैं मुख्यमंत्री। और एक आपको मजेदार वो उसका कौन बताता हूँ कि अगर पवार साहब की अच्छी खासी सीट आती है और संभावनाएं को, राजनीति में कुछ संभावनाओं की कुछ कमी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिंदे और पवार साहब में बहुत मधुर रिश्ते हैं, अडानी की वजह से ही क्यों ना हो। तो शिंदे और इसका नंबर्स, अगर गेम सब ठीक हो जाता है और कोई साथी मिल जाता है, तो हो सकता है सुप्रिया सुले भी मुख्यमंत्री बने। तो 22 तारीख के बाद भी अभी बहुत सारे खेल बाकी रहेंगे, ये कह रहे हैं राजू भाई। जी जी जी। तो इंतजार करते हैं 20 और 22 का। दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं राजू भाई ने, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान बनता जा रहा है। सोचिए इसका क्या असर होगा। मैं आपको, चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो दुनिया भर की तमाम तानाशाहियों का एग्जाम्पल दे सकता हूं, जिसमें तानाशाह सिर्फ एक चेहरा था, उसके पीछे कुछ बड़े बिजनेस घराने थे जो सारा फायदा लूट रहे थे। और जब तानाशाह का शासन गिरा, जब जनता सड़क पर आई, तो उन देशों का सत्यानाश हो गया, उनको आर्थिक रूप से खोखला कर दिया गया था। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की है, महाराष्ट्र के पूरे एक जो कहेंगे कि आइडियोलॉजिकल बेस की उन्होंने बात की है। मैंने जानबूझकर छेड़ने के लिए उनको पूछा था कि जिस परंपरा का नाम लेते हैं ये लोग, वहां से लेके यहाँ तक का, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके डॉक्टर अंबेडकर तक का, उसमें आरएसएस कहाँ आती है? आइडियोलॉजिकल सवाल था। और आजकल राजनीति में आइडियोलॉजी की बात करना बेवकूफी है, लेकिन अब हम जैसे लोग तो बेवकूफ हैं ही, पुराने बेवकूफ हैं। तो वो एक बहुत जरूरी मसला है समझना कि जैसे जैसे हम दक्खन की तरफ जाते हैं, जो विद्रोही विचारधाराएं पैदा हुई हैं, चाहे वो पेरियार की विचारधारा हो, द्रविड़ विचारधारा हो, चाहे यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा हो, इन्होंने हिंदुत्व का जो पूरा का पूरा एक नैरेटिव रहा है, उसको सबसे कायदे से चैलेंज किया है। ये भी समझदार लोगों के समझने का मामला है। संडेज को हम स्पेशल बातचीत लेकर लगातार आ रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, और आपकी राय जरूर कमेंट में दीजिए, क्योंकि मैं और लोगों का मैं नहीं जानता, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं और मेरे लिए आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत शुक्रिया राजू भाई। थैंक यू सर, थैंक यू।